तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शेखर एग्रीमो अकेडमी पर। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं रियल नंबर्स चैप्टर 1, जिसकी हमारी क्लास 2 है। पार्ट 1 में हमने कवर किया था उनके उदाहरण, आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय हमने उसको कवर किया था, बाकी सारी चीज़ों को उसमें कवर किया था। ये हमारा पार्ट 2 है। तो शुरुआत करते हैं। पार्ट 2 को कवर करने स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करते हैं 1.1 की, जिसके हमारे कुछ सवाल हमारे रह गए थे। पहले हम उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम पार्ट 2 पर आएंगे। ये हमारा तीसरा सवाल है कि आवाज गुणन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। 1.1 एक्सरसाइज का ये तीसरा सवाल। पहला और दूसरा सवाल सॉल्व करने के लिए, उसको देखने के लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। ठीक, तो 12, 15 और 21 ये तीन संख्या आपकी दे रखी हैं। इनको हमें आवाज गुणन विधि द्वारा चेक करना है, उनका लालसा और मासा निकालना। तो 12 को जब आप गुणा करोगे तो 12 के जो गुणन होंगे वो हमारे होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और गुणा 3। ऐसे हमें करने गुणनखंड 15 के। तो 15 गुणनखंड जो होंगे वो होंगे हमारे 3 गुणा 5। ऐसे हमें गुणनखंड करने 21 के, तो इसके होंगे 3 गुणा 7। ठीक, तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है कि सारी संख्याओं को लिखते हैं। 2 यूज हुआ है, जितनी अभाज्य संख्या हमारी यूज हुई उनको एक एक बार जरूर लिखेंगे। 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, 5 यूज हुआ है और 7 यूज हुआ है। और उसके बाद उनकी सबसे बड़ी पावर को ले लेंगे। जैसे 2 की यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 2 है तो 2 लोगे। 3 यहाँ पर एक एक पावर के साथ है तो 3 पावर 1 रहेगी। 5 एक पावर के साथ 1 रहेगी। 7 एक पावर के साथ है तो ये 7 ही रहेगी। अब इनके आपस में गुणा कर लेंगे। जैसे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। और जब हम 60 गुणा 7 करेंगे तो 6 7 42, यानी कि हमारा जो एलसीएम होगा वो हमारा होगा 420। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ हमेशा याद रखना कि जो भी सवाल में होता है वो वह संख्या होती है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। जैसे 12 में आपका 2 गुणा 3 तो उसमें देखो 3। इसके बाद 15 में देखो 3 गुणा 5 तो उसमें देखो 3। 21 में देखो 3 गुणा 7 तो इसमें देखो 3। तो 3 जो है वो हमारा तीनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो जो मासा होगा वो वही संख्या होगी जो तीनों में होनी चाहिए। तो 3 केवल हमारा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। ठीक, शुरुआत करते हैं नेक्स्ट सवाल की। 17 23 29। अब यहाँ पर जो संख्या दी गई 17 23 29, वो तीनों संख्याएं अगर देखोगे तो ये कायदे में हमारी तीनों संख्याएं जो हैं वो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्या? हमारी अभाज्य संख्या। और जब भी हमारी अभाज्य संख्या दे रखी होती हैं वहां पर जो मासा होता है वो हमेशा 1 होता है, क्योंकि ये संख्या किसी से नहीं करती। तो मासा इनका जो होगा वो 1 होगा। अब लासा जो होगा, तो लासा जो होगा वो तीनों संख्याओं का गुणनफल होगा। 17 का गुणा 23 का और गुणा 29। ठीक, इनको आप आपस में गुणा कर दोगे, 17 23 और 29 को। ठीक, तो 17 और 23 की हमने जैसी गुणा की, 23 के ऊपर लिख दो 23 और 17। ठीक, 17 ठीक 17 3 51, 5 हासिल के, 17 दूनी 34 34 और 5 होगा आपका 39। ठीक, उसके बाद 23 इसके नीचे ऐसे लिख दो, 351 आपका हो गया 391। 391 को हमारा जो आएगा उसमें हमें गुणा करनी है 29 की। ठीक, तो 29 और 391 जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 में 81, 8 हासिल के, 9 थी 27, 27 और 8 हमारे हो जाएंगे 35। ठीक, उसके बाद हमें गुणा करनी है 2 से, तो 2 एकम 2, 2 नम 18 हासिल के 1 2 3 6 और 1 7, मतलब कि 782। इसके बाद इनको जोड़ लो, 9 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 7 और 3 10 और 1 11, तो 11 33 9। तो इसका जो लासा आएगा वो आएगा 11 33 9। ठीक, मासा हमारा होगा 1। याद रखना अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है तथा लासा हमारा उन संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक, उनके हमें फैक्टर नहीं करने होते क्योंकि पहले से वो अभाज्य संख्या में टूटी हुई संख्याएं हैं। आगे वाले सवाल पे चलते हैं। आगे वाला सवाल है 8 9 25। हालांकि अभी जो संख्या जो है भाज्य संख्या जिनके हमें फैक्टर करने जरूर पड़ेंगे। 8 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 की पावर 3। ठीक, 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे अगर हम 9 के फैक्टर करेंगे तो ये होता है 3 का स्क्वायर। और ऐसे हम 25 के फैक्टर करेंगे तो 25 जो होता है वो होता है 5 का स्क्वायर। अब इनमें देखो कोई संख्या कॉमन नहीं है। मैंने कहा था कि अगर आपको एचसीएफ चाहिए, मासा चाहिए, तो मासा में हम देखते हैं कि कोई संख्या ना कोई संख्या दोनों उभयनिष्ठ होनी चाहिए। जब हमारी कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती है तो मासा सदैव 1 होगा। तो इसका भी मासा हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई संख्या जो है बेसिकली वो कॉमन है ही नहीं। ठीक ना, तो मासा इसका जो हो जाए, तो ये गड़बड़ कर रहा है तो इसको मिटा लेते हैं।
तो 25 का हो जाएगी स्क्वायर। मैंने कहा जब मासा हमारा क्या होगा 1 होगा। अब जो लासा होगा वो इन सारी संख्याओं का क्या होगा आपका गुणा होगा। ठीक, तो यानी 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 8, यहाँ 3 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 9 और 5 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 25। वही संख्या हमको वापस मिलेगी। 8 से 9 का करेंगे तो 8 9 72 और गुणा 25। 25 करो तो 25 दूनी 50, 5 हासिल की 25 सत्ते 175, इसमें 5 जोड़ो तो 180, तो यानी 1800। ठीक, तो लासा जो होगा वो 1800 होगा। मासा हमारा इसका क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक, नए सवाल पर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है कि मासा हमको दिया है दो संख्याओं का 306 और 657। दो संख्या आपके पास है 306 और 657, जिनका मासा निकल के आया 9। तो उन्होंने पूछा लासा क्या होगा। तो आपको पता है कि हमने अच्छे से पढ़ा है कि पहली संख्या, ठीक, पहली संख्या गुणा अगर हम उसमें दूसरी संख्या कर दें, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कर दें या उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दें, तो वो सदैव हमारे बराबर किसकी होती हैं लासा तथा मासा की। ये हम पार्ट 1 में बात कर चुके थे। ठीक, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। पहली संख्या हमारी है 306, दूसरी संख्या हमारी 657 और हमारा जो लासा है वो हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम ऐसे ही रख देंगे LCM। ठीक, और गुणा हमें मासा करना है 9। आपको पता है 9 इसके बट्टे में आ जाएगा तो काट देगा सीधे सीधा। 9 सी वाली संख्या सीधे सीधा काट दो। 9 3 27, हमारा बचा 3 और 9 चौक 36, तो 34 बार में पूरा पूरा कट गया। तो 657 की आप लोग गुणा करेंगे 34 से। 657 की जब आप लोग 34 से गुणा करेंगे, 657 गुणा 34, ठीक, तो जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 22,338। कितना आएगा हमारा 22,338। ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक, नए सवाल पर हम लोग पढ़ते हैं। 5वां सवाल ये कह रहा है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो जैसे हमने किया था एग्जाम्पल के तौर पर पार्ट 1 में 4 की पावर n में, वैसे हमारे यहाँ पर दे रखा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या दे रखी 6 की पावर n, इसे हम गुणन करेंगे। तो हमने कहा 2 की पावर 3, 2 गुणा 3 की पावर n। ठीक, क्योंकि चीज गुणनखंड हमारे यही होंगी 2 3 6। तो हमने यह देखा था कि अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए, ठीक, संख्या में क्या होना चाहिए 5 गुणा 2 का पेड़ होना चाहिए। तो आप वही चीज लिखोगे कि अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए, समाप्त होने के लिए 5 गुणा 2 का जोड़ा होना आवश्यक है। जोड़ा होना आवश्यक है। यहां 2 तो है 5 नहीं, यहां 2 है 5 नहीं, तो अतः n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। ठीक, हमने देखा कि 6 की पावर n बराबर 2 गुणा 3। तो कोई भी संख्या अगर आपको शून्य पर समाप्त करनी तो 5 गुणा 2 यानी 5 गुनी 10 होता है। तो आपको 5 गुणा 2 का पेयर होना परम आवश्यक है। अगर 5 गुणा 2 का पेयर नहीं है तो इसका मतलब वो संख्या आपकी किसी भी हाल में n की वैल्यू कुछ भी रख दें वो शून्य पर समाप्त कभी नहीं हो सकती। ठीक, अगला हम करते हैं सवाल। छठा सवाल कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और ये 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक, अगर हम बात करेंगे ये भाज्य संख्या क्यों, भाज्य संख्या आपको अच्छे से पता है कि बहुत सारी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो हमारी भाज्य संख्या होती है। तो हम इसके फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम 7 गुणा 11 गुणा 13 को ले लेते हैं। ठीक, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13
इसको सॉल्व करने के दो तरीके, आप पहले 13 को एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर आप क्या करिए 13 को एलसीएम ले लीजिए, तो हमारा यहाँ बचेगा 7 गुणा 11 गुणा 1, तो इसका हम लोग कुछ नहीं प्लस हमारा 1, तो ये हमारा आएगा 13, 11 7 77 और एक आपका हो जाएगा 78। ठीक, जब आप 13 की और 78 की आपस में मल्टीप्लाई करोगे दोनों संख्याओं को, ठीक है ना, तो 13 गुणा 78 आपका आएगा 1014, 1014। ठीक, जब अपने का जो आंसर 1014 आया, जब आप इसके फैक्टर करोगे 1014 के, तो 1014 के जो फैक्टर निकल के आएंगे वो हमारे निकल के आएंगे 2 गुणा 3, जैसे हम इसके फैक्टर निकालेंगे 1014 के, तो हम निकालेंगे इसके 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 एकम ना जाने का दिए जो 2 सत्ते 14। ठीक, 3 से काट दो इसको, 3 एकम 3, हाँ, और आपको बचेगा 0 है ये, तो हो जाएगा आपका ये 20, 3 सिंह 18 और 3 सिंह 18 के बाद 2 बचेंगे, 3 9 27, 169। जब इसको 13 से काटो तो आपको सीधा दिख रहा है ये 13 का वर्ग है, तो 13 बाद में कट जाएगा, और एक बार 13 के बाद 13। तो हम जब इसके फैक्टर करें तो हमको इसके जो फैक्टर मिले हैं वो कितने मिले हमको, 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, तो फैक्टर जो हमको मिले वो कितने मिले आपको, 2 से अधिक मिले। तो आप लिखोगे यहाँ इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः संख्या भाज्य है, अतः संख्या भाज्य है। ठीक, अब इस चाहे सॉल्व आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप कॉमन ना लेते, 7 गुणा 11 गुणा 13 के आप आपस में गुणा कर लेते और 13 को उसमें बाद में ऐड कर देते, तब भी आपका ये सवाल आपका हो जाता। ठीक, अब हम अगला सवाल देखते हैं। सात गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक, तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आएगा ये वाला पूरा टोटल, ये 7 गुणा, अगला सवाल हम कर रहे हैं 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस आपका 5। ठीक, जब आप करोगे 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 5 चौक 20 आपने यहाँ किया तो 6 सत्ते 42 गुणा आपने किया 5 चौक 20 गुणा 3 दूनी 6। ठीक, यहाँ आपस में गुणा कर लीजिए, 6 दूनी 12, 42 के हम गुणा 6 करेंगे प्लस हमारा 5 वो चल ही रहा है, 6 की गुणा करेंगे 6 दूनी 12 हासिल के 1 और 6 24 और 1 25, 252। ठीक, गुणा 20, ठीक प्लस 5, जब करेंगे इसकी गुणा तो 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 4 और 1 5, तो 5040 प्लस हमारा हो जाएगा 5, तो 5040 में 5 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 5045। तो इसमें हम फिर वही करेंगे 5045 को इससे गुणनखंड कर लेंगे। ठीक, तो 5045 हम गुणनखंड करेंगे तो 5045 हमारा टूटेगा, 5 से काट दो, 5 एकम 5 ना जाने का दिया 0 ना जाने का दिया 0, 5 9, ये पता नहीं किससे कटेगा ना कटेगा, आप सीधा 1009 से ही संख्या को डिवाइड कर दो तो हमारा आ जाएगा। तो हमें ये पता है कि 5045 जो है इसके जो गुणनखंड आए वो हमारे 5 गुणा 1009। ठीक, 5 गुणा 1009। अब आपको ये पता है कि इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड होगी, ये संख्या 5 से भी कट रही है, 1009 से भी कट रही है, 5045 से भी कटेगी और 1 से भी कटेगी, तो इसके भी गुणनखंड कितने हो गए, 2 से अधिक हो गए, तो ये भी संख्या कैसे हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक, नए सवाल पर हम लोग मूव करते हैं। नया सवाल हमारा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, तो वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 18 और 12 मिनट के सबसे न्यूनतम अवनय गुणक पर मिलेंगे, जहां पर उनका सबसे न्यूनतम कम से कम जो भी गुणनखंड होगा उससे करेंगे, मतलब सबसे छोटी संख्या जो 12 और 18 से कटती हो वो संख्या इसका होगा। तो 12 18 की सबसे छोटी करने के लिए होगा हमें क्या निकालना पड़ेगा, 12 और 18 का क्या निकालना पड़ेगा, लासा। तो हम 12 18 का क्या निकालेंगे, लासा निकाल लेते हैं। ठीक, तो 12 18 का लासा हमने शुरुआत में देखा था, 12 के हमने फैक्टर देखे, तो 12 के फैक्टर हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 गुणा 3, ऐसे हम 18 के फैक्टर क्या करेंगे, 2 गुणा 3 की पावर 2। ठीक,
मतलब 2 और 2 9 18। ठीक, जब हम इसका एलसीएम निकालें तो मैंने कहा था कि एलसीएम निकालने के लिए हम वो दोनों संख्याओं को लेते हैं जो इसमें आई हुई है, 2 यूज हुआ है और 3 यूज हुआ है, तो 2 गुणा 3, लेकिन सबसे बड़ी पावर के साथ, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो 2 दूनी 4 और 3 थी 9, तो 9 चौक 36। तो हम बोल सकते हैं कि 36 मिनट बाद उसी स्थान पर वे वापस से मिल जाएंगे। ठीक, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो ही कंप्लीट हुई। इसके बाद हम एक्सरसाइज जो है आज के टॉपिक पर आते हैं, जहां पर हमको एक्सरसाइज परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के बारे में जानना है और वहां पर अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक, तो हम आज की इस एक्सरसाइज में स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये जानते हैं परमेय संख्या क्या संख्या होती है, वो कौन कौन सी संख्या जो परमेय संख्या है। ठीक, तो वे संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें, यानी वो संख्या जिनको हम भिन्न का रूप दे सकें। ठीक, और p और q जो हो वो दोनों पूर्णांक होना चाहिए, वहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अगर कोई भी संख्या 3 कंडीशन को पूरा करती है वो हमारी पूर्णांक या परमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल हमारी बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे हमारी 2 हो गई, 1/2 हो गई, 4 हो गई, 4.5 हो गई। ठीक, बहुत सारी संख्या हमारी हैं जो परमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन जो संख्या इन शर्तों को पूरा ना करें वो हमारी संख्या कहलाती है अपरमेय संख्या। जैसे हमारे रूट के अंदर 2 संख्या हो गई, रूट के अंदर 3 हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी पाई हो गया। ठीक, या फिर हमारा अल्फा हो गया या हमारा बीटा हो गया, ये सब हमारी अपरमेय संख्या कहलाती हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पाई क्या है, तो पाई हमेशा याद रखना, पाई जो है अपरमेय संख्या है। लेकिन पूछे जाए कि 22/7 यानी कि पाई का मान, तो पाई का मान क्या है, तो वो हमारी परमेय संख्या है। तो थोड़ा आपको याद रखना होगा यहाँ पर कि पाई का मान सवाल में रखा है कि पाई का मान है, तो आप आंसर करोगे परमेय संख्या। लेकिन दे रखा है कि पाई है, तो पाई हमारी है अपरमेय संख्या। ठीक, आगे हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वो बिंदु क्या है, वो बिंदु हमारी है कि अगर आप 2 अपरमेय संख्याओं का योग करोगे, मान लो कोई आपके पास अलग अलग अपरमेय संख्याएं हैं, या आप उनको या तो योग कर लो, उनका गुणा कर लो, जोड़ लो, भाग कर लो, तो परमेय तथा अपरमेय दोनों संख्या हमको प्राप्त होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पर लिखा √2, ठीक, और गुणा √3, तो मुझे प्राप्त हुई √6, जो कि एक हमारी क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक, मैंने इनका गुणा कर दिया। लेकिन वहीं पर अगर मैंने गुणा किया √2 और √2 का गुणा किया √8 से, तो √8 दूनी कितना होगा आपका, √16, और √16 जो होता है वो हमारा वर्ग होता है 4 का। ठीक, तो ये संख्या हमें प्राप्त कौन सी होगी, परमेय। तो याद रखना कि अगर 2 संख्या अपरमेय हैं तो उनका योग कर लो, चाहे गुणा कर लो, जोड़ कर लो, चाहे भाग कर लो, परमेय और अपरमेय दोनों ही संख्या हमको प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन एक संख्या हमारी परमेय है और एक अपरमेय है, मतलब यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर प्लस मैंने कर दिया, अपरमेय में √3, तो ये चाहे योग कर लो, गुणा करो, जोड़ करो, भाग करो, सदैव आपको अपरमेय ही प्राप्त होगी। ठीक, यानी कि हमारे पास अपरमेय है, तो अपरमेय और अपरमेय के साथ कोई भी हम गणितीय संक्रिया करते हैं तो परमेय और परमेय दोनों संख्या प्राप्त हो सकती हैं। जबकि परमेय और अपरमेय का अगर पेयर हम बनाते हैं तो हमेशा हमें अपरमेय प्राप्त होता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन आपका, यदि ये एक अभाज्य संख्या है, मान लो एक जगह पर मैं 3 रख दूं, 5 रख दूं, 7 रख दूं, अगर ये अभाज्य संख्या है तो इसके ऊपर अगर मैं रूट लगा दूं, रूट मतलब √3 कर दूं, √5 कर दूं, √7 कर दूं, तो ये सदैव हमारी अपरमेय संख्या होगी, ये कभी भी हमारी परमेय संख्या नहीं हो सकती। आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक, आगे हमारी परमेय है कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरमेय संख्या है। जैसे हमने अभी बताया कि रूट के अंदर कोई भी संख्या लिखी हुई है वो हमारी अपरमेय होती है, तो सिद्ध करो कि √2 जो है एक अपरमेय संख्या। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपकी 2 नंबर में, 4 नंबर में हर बार ये परमेय पूछी जाती है, चाहे √2 दे दे, √3 दे दे, √7 दे दे, कोई ना कोई एक सवाल आपका इसमें से जरूर रहता है जहां ये पूछा जाता है कि आपको ये सिद्ध करके बताना है कि परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। ठीक, तो हम थोड़ा इसको मान लेते हैं, हम इन्हीं की बातों में मानते हैं। इन्होंने कहा कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक, लेकिन हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए विरोधाभास का यूज करेंगे। विरोधाभास मतलब हम इसका विरोध करते हैं। जैसे इन्होंने बोला √2 अपरमेय संख्या, हम नहीं मानते, हम लिखेंगे हल में क्या कि हम मान लेते हैं कि माना √2 जो है वो एक परमेय संख्या है, तो माना √2 एक परमेय संख्या है। ठीक, √2 एक परमेय संख्या है, और अगर √2 एक परमेय संख्या है तो आपको पता है कि जो परमेय संख्या होती है हम उसको लिखते हैं a/b के फॉर्म में, तो हम √2 बराबर a/b लिख सकते हैं। और जहां हमको पता है कि a और b जो होंगे वो पूर्णांक होंगे, यानी कि a और b हमारी होंगी सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या का मतलब इनमें कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, a और b हमारी क्या होंगे, हमारी सह अभाज्य संख्याएं, और जो b है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरा करती है तो ये परमेय संख्या है। ठीक, अब हम यहाँ त्रिचु गुणा करते हैं तो हमारा हो जाएगा
2 b बराबर a। हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग, दोनों ओर क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे। ठीक, दोनों ओर हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो रूट 2b का हमारा हो जाएगा 2b² और ये हमारा हो जाएगा a²। तो a² बराबर हो जाएगा 2b²। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अगर हम यहाँ से b² की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम b² की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी निकल के आएगी a²/2। ये हमारी समीकरण यहाँ पर होगी फर्स्ट। तो b² बराबर हमारा आ गया a²/2। हमारी प्रमेय ये बनती है कि अगर किसी का स्क्वायर जो है किसी संख्या से कट रहा है तो वो संख्या भी उस संख्या से डिवाइड हो जाती है। ठीक, तो हम यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा लिखेंगे कि a² 2 से विभाजित है। जो अभी हमने देखा कि a²/2 लिखा हुआ था, तो मतलब क्या हुआ कि a² जो है वो 2 से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि a² सॉरी थोड़ा हम यहां से लिखेंगे कि a² 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। तो जो हमारा a है वो भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक, ये हमारी एक अलग आप लिख लोगे। तो अगर ये 2 से विभाजित होता है तो इसका मतलब ये बराबर जो हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2c। यहाँ पर फिर से आप वर्ग करोगे, फिर से आप क्या कर दोगे, वर्ग करोगे। जब वर्ग करोगे तो हमारा हो जाएगा a² बराबर 4c²। ठीक, अभी हमने यहाँ पर एक समीकरण फंक्शन बनाई थी, हमने यहाँ पर एक समीकरण फंक्शन बनाई थी जहाँ पर हमने ये देखा था कि a² बराबर जो है 2b² है। तो हमें a² का मान यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि a² बराबर क्या है हमारा 2b²। हम 2b² इसी जगह पे रख देंगे, a की जगह पे। तो हमारा मान हो जाएगा 2b² बराबर 4c²। ठीक, तो 2 से हम जब काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो b² की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2c²। अब यहाँ से अगर हम c² की वैल्यू निकालेंगे तो वही हमारा हो जाएगा b²/2 बराबर c²। ठीक, जैसे भी हमने यहाँ पर किया देखा, जैसे a वाले में था सेम वही चीज यहाँ पर भी होगी कि b² 2 से डिवाइड होता है तो b भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। जो हमने यहाँ पर शुरू में लिखा था कि b² 2 से विभाजित है, तो b² 2 से विभाजित है। ठीक, तो b भी हमारा क्या 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक, अब हमें ये पता लगा कि a भी 2 से कट रहा है, b भी 2 से कट रहा है, यानी दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको मिल गया कि a और b दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो हमारा 2 है। तो a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है हमारा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो हमने जो भी माना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हमारा मानना क्या हुआ, संख्या है, हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है, क्योंकि उनमें हमारा गुणनखंड आपको मिल गया। तो अगर ये हमारा मानना गलत है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारी कहेंगे अतः कैसे हो जाएगा, अतः √2 कैसे हो जाएगा, हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, √2 एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम पार्ट 3 में बात करेंगे। पार्ट 3 की जब हम बात करेंगे तो पार्ट 3 में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और उसके कुछ एग्जाम्पल्स की। ठीक, आज के लिए इतना ही।